जैसे हम लोग खाते हैं तो हमारे जो खाने में क्या क्या होता है, एक तो चावल होता है, दूसरा दाल है, सब्जी है। ये 3 चीज मिलता है तभी हम उनको संपूर्ण आहार हम बोलते हैं। ये 3 चीज मिलेगा ही तभी आपको जो भी पोषक तत्व की आवश्यकता होगी एक समुचित मात्रा में होगी, और उससे आपको आपका जो परफॉर्मेंस है बढ़ेगा। अगर आप बोलो कि आप दाल खा लें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। चावल खा लें तो कुछ नहीं होगा। तो सब चीज़ का एक संतुलित मात्रा होता है, उस मात्रा में देंगे तभी फायदा है। तो जैसे मेरे टॉपिक के अनुसार मुझे दिया हो गया कि एक तो आप हरा चारा जैसे देते हैं, हरा चारा बकरी को जैसे हरा चारा देने की जगह वो लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो जो भी पत्ती खाता है तो एक वो हो गया। दूसरा है जब वो घर आता है तो कुछ वहाँ पे भी हरा चारा या टहनी ऐसा टांग देते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं है। अगर स्टॉल फीड जब वो घर में आ रहा है तो कुछ मात्रा में आपको दाना देना होगा। तो हरा चारा और दाना जब दोनों मिलेंगे तभी ये संपूर्ण होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप हरा चारा देंगे तो हो सकता है अपच हो जाए, कई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है ना। और हरा चारा ज़्यादा देते हैं तो उसकी उपलब्धता इतनी नहीं रहती है, तो आपको दाना देना पड़ेगा। दाना दे के आप हरे चारे की मात्रा को कम कर सकते हैं। तो मेरे टॉपिक के अनुसार से मैं आपसे डिस्कस करूंगा, एक है हरा चारा है, उसको साइलेज कैसे बनाया जाए। दूसरा है हरा चारा को हे कैसे बनाया जाए। और आपके पास जो क्रॉप रेसिड्यू है, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ पैडी ग्रोन एरिया है, धान बहुत उगाया जाता है, तो इसका पैरा उपलब्ध होता है। पैरा को जानवर को खिलाते हैं तो जनरली खाता नहीं और घुरवा में सीधा फेंका जाता है, क्योंकि उसमें जो पोषक तत्व होना चाहिए वो नहीं मिल पाता। अगर उसको किसी दूसरे के साथ अगर मिला के खिलाएंगे तो निश्चित ही उस पैरे का यूटिलाइजेशन भी बढ़ जाता है और उसका उपयोग भी हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा 3 चीज़ के ऊपर, साइलेज क्या है, हे क्या है, और दूसरा एक है कंप्लीट फीड बोल रहे हैं। कंप्लीट फीड मतलब जैसे मैं शुरू में बोला था कि आपको हरा चारा, सूखा चारा और दाना ये तीनों मिलेगा तो उसको कंप्लीट फीड बोलते हैं। तो कंप्लीट फीड कैसे बनाना है, उसका अनुपात क्या होता है, उसके फायदे क्या हैं, इसके ऊपर चर्चा करूंगा। तो आपको सब लोगों ने बता रहे होंगे, देख रहे होंगे कि अगर ये देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक गाय है, कैटल है, उसके बाद ही बकरी है, उसके बाद भैंस है, फिर दूसरे एनिमल है। फिर हम छत्तीसगढ़ में चारे और दाने की आवश्यकता उपलब्ध की बात करते हैं तो आप देखेंगे सूखा चारा तो अधिक मात्रा में है, हरा चारा कम है, और उसके बाद सबसे अधिक जो दाना बोलना चाहिए, दाना की कमी लगभग 70-80% है। दाना है ही नहीं है, दाने का कास्ट ज़्यादा है, और है तो किसान उसको उपयोग नहीं कर पा रहा है। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा। सूखा चारा बहुत अधिक है लेकिन जानवर को अच्छे से खिलाया नहीं जा रहा है। अगर उसको अच्छे से खिलाएं, ये करें, तो इसको भी यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा और एनिमल की परफॉर्मेंस बढ़ सकता है। तो इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। शुरू में जैसे ही मैं बोल रहा था कि दाने के ऊपर 60 से 70% जो भी खर्च आता है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। इसी परिप्रेक्ष्य में साइलेज है। तो साइलेज क्या होता है, आप देखेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ में चटनी बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तो उसको कैसे बनाते हैं उसको अपने दिमाग में रखिए। तो वैसे ही तरीके से इसको बनाना है। चटनी तो बहुत कम मात्रा में बनाते हैं, लेकिन आपको इसको प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में बनाना पड़ेगा। जैसे अगर बकरी है तो आप बकरी को लगभग आप देख सकते हैं, ये जो साइलेज है एनिमल को, जो भी कैटल है, बेफेलो है, उसको भी दे सकते हैं और गोट को भी दे सकते हैं। तो गोट को एडलिब जितना खा सके, जो भी चारा बाहर छोड़ते हो ना, उसकी जगह आप इसको दे सकते हो। तो मतलब 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम तक खा सकता है। और दाना जैसे देने के लिए मैं बोल रहा था, दाना आपको 150-200 ग्राम देंगे तो निश्चित ही कि उसका जो भी है वजन है जल्दी बढ़ेगा, उसका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो साइलेज दिमाग में रखिए। चटनी बनाना है, अचार बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले देखना है कि हम अचार बनाते हैं तो क्या चीज़ का अचार बनाते हैं, पहले ध्यान देना होगा। जैसे नींबू है ना, आम, ऐसी चीज़ों, खट्टा चीज़ों को बनाते हैं, फर्मेंटेशन होता है, ये होता है, फिर उसको प्रिजर्व करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमको ध्यान देना होगा कैसे फसल को हमको बनाना है। तो साइलेज बनाने के लिए ऐसा फसल को चूज करना है
जिसका तना मोटा हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, जिसमें सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट जो बोलते हैं ना, वो चीज़ ज़्यादा हो। स्टार्च है ना, ये ज़्यादा होना चाहिए। एमाइलोपेक्टिन ये है। तो ध्यान रखिए, मेज है, मेज का तना मोटा होता है। इस फैमिली के जितने भी ये है, ज्वार, मेज, बाजरा, ये बेस्ट है साइलेज बनाने के लिए, क्योंकि इसका तना मोटा होता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होता है। ऐसे फसल को हमको चुनना है। ये देखिए, मक्का, बाजरा, जई, ज्वार, ये बेस्ट है। इसका तना मोटा होता है, तो ऐसे फसल को हमको लेना है। तो ऐसे फसल को लेना है। उसके बाद क्या है, दूसरे चीज़ की ज़रूरत क्या है आपको, जैसे अपन अचार बना रहे हैं तो एक जार चाहिए रहता है, जार में आपको बंद करके रखना होगा। ऐसे ही आपको फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में, जैसे ये दिया हुआ है, चार तरीके की चीज़ों में डाल के आप साइलेज बना सकते हैं। मॉडर्न तरीका में आजकल क्या कर रहे हैं कि लगभग 100 केजी का, 500 केजी का या 1000 केजी कैपेसिटी का ये साइलो बैग आता है, और फिलिंग के लिए मशीन भी आता है। तो जो मैं आपको चारा बोला, जैसे मेज है, उसको काटेंगे लगभग 1-1 सेंटीमीटर में, और अच्छे से फिर इस बैग में या ये बंकर में आपको एकदम डाल देना है। हवा होना नहीं चाहिए, अगर हवा होगा तो खराब हो जाएगा। तो आपको जितना कोशिश करना चाहिए, उसमें ट्रैक्टर चलाइए या जितना ट्रैम्पलिंग करना है, उसको कंपैक्शन करना है, उसके लिए आप जितना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर हवा थोड़ा सा भी हुआ तो साइलेज नहीं बनेगा, क्योंकि इसको एकदम बंद रख के रखना है, पैक करना है। तो जो चारे के ऊपर जो भी कार्बोहाइड्रेट है, उसी का फर्मेंटेशन होगा, फिर उसी से ही बनेगा। अगर हवा रहेगा तो खराब हो जाएगा। तो कोशिश करना है कि आप कोई भी तरीके से उसको सील पैक करना है, और उसको हवा अंदर से निकालना है। आप दिमाग अपने तरीके से लगा सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसमें कारक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये ध्यान नहीं रखेंगे तो अच्छा बनेगा नहीं। जैसे कि एक नमी बोलते हैं, जिसको मॉइस्चर बोलते हैं। तो अगर फसल को जैसे काटना है तो कौन से समय में काटना है, वो भी है कि इसको फ्लावरिंग स्टेज में, जब उसको फूल आने लग गया, या प्री फ्लावरिंग, दोनों स्टेज में कर सकते हैं, लेकिन फ्लावरिंग स्टेज में करेंगे तो उस समय कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। तो ऐसे पीरियड में काटेंगे उसको। तो ध्यान देना है आपको नमी का। नमी लगभग इसमें दिया है, जैसे ये राइट अप आपको मिल जाएगा। मेन चीज़ है आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, 65 से 75% होना चाहिए। मतलब जैसे अगर पैरा है, सूखा रहता है, तो 90%, अगर 10% से नमी ठीक है। अगर 20-25% नमी है तो आप उसको ज़्यादा टाइम तक भंडारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको उल्टा करना है, इसमें नमी लगभग 60 से 75% नमी होना चाहिए, और सूखापन इसका जस्ट उल्टा, मतलब 15-20-25% सूखापन होना चाहिए। मतलब गीलापन 65 से 70% होना चाहिए। ऐसे फसल को छोटे छोटे टुकड़े में काट के एक गड्ढे में या साइलो बैग में या जो बंकर है या ट्रेंच है, आपको कोई भी तरीके से इसमें अच्छे से भरना है, और इसको लगभग 2 से 3 महीने के लिए रखना है। कभी कभी क्या करते हैं, इसमें कुछ साइलेज एडिटिव्स भी ऐड कर देते हैं, जैसे साइट्रिक एसिड भी कभी कभी ऐड कर सकते हैं, सोडियम मेटाबाइसल्फेट भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे कुछ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी ऐड कर सकते हैं, जो एनारोबिक कंडीशन में होता है। कभी कभी वो नेचुरली होता ही है, लेकिन अच्छा बनाने के लिए वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर कोई व्यवसाय के रूप में करता है तो निश्चित है उसको अच्छे तरीके से बनाना होगा, साइलेज की क्वालिटी बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, तभी आप बेच पाएंगे। ये सारे इसमें वही चीज़ दिया हुआ है। ये स्टेज देख लीजिए। सबसे पहले स्टेज है, जो भी आपके पास साइलेज है उसको कुट्टी के रूप में छोटे छोटे काट लेना है। दूसरा स्टेज में क्या होगा कि आपको गड्ढे में डाल के रखना होगा या बैग में डालना होगा, साइलो बैग में। 2 महीने के बाद ये जो स्टेज 2 है इस कंडीशन में आ जाएगा, मतलब अचार बन जाएगा। ठीक है, और अचार बन जाएगा। उसके बाद 2 महीने के बाद आप उसको निकालिए धीरे धीरे, उसके बाद खिला सकते हैं। सावधानियां में जैसे बोल रहे थे, अगर आपके पास गड्ढा अगर बड़ा मात्रा में कर रहे हैं और लगभग आपको 10 टन बनाना है ना, या 1 टन बनाना है, ऐसे कंडीशन में क्या है, जो भी आप चारा काटे हो उसको फटाफट
काट के वो गड्ढे में डालना होगा। उसको ज़्यादा टाइम नहीं लेना होगा कि उसको 10 दिन तक काट रहे हो, फिल कर रहे हैं, कर रहे हैं। आपको 1 दिन 2 दिन में ही आपको उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट के फिर उसमें डालना होगा। लेकिन जैसे मैं शुरू में बताया था कि इसका मॉइस्चर 65 to 75 होना चाहिए। उसके लिए आपको कुछ भी तरीका अपनाना पड़ेगा। जैसे ओवन होता है मॉइस्चर, या तो हमारा डिपार्टमेंट में भी होता है, ये यहाँ आपको सैंपल भेजना होगा, मॉइस्चर हम लोग करके बता देते हैं, या आपको करते जाएंगे तो आपको ठीक है। नमी की एक मात्रा होता है, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा और एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है कि अच्छे से फिल हो, हवा होना ही नहीं चाहिए। ये चीज़ का बहुत जरूरी। आप देखेंगे अचार भी बनाते हैं, अगर हवा होगा तो फफूंद आ जाता है ना। तो यहाँ भी वही हो सकता है। और फफूंद आने से क्या होता है, उसमें फंगस डेवलप होता है, माइकोटॉक्सिन्स होता है, उसके कारण से टॉक्सिन्स लिबरेट होता है, जानवर मर सकता है। इतना खतरनाक हो सकता है वो चीज़ें। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है कि आप जो भी गड्ढा है, अगर कभी जैसे ज़मीन के नीचे गड्ढा बनाए हुए हैं, तो आप जो भी पैकिंग कर रहे हैं थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे फर्मेंटेशन होगा नीचे बैठता है वो। ठीक है, अगर आप नीचे रखेंगे, हो सकता है बारिश के सीजन में इधर उधर से पानी आ सकता है। और गड्ढा जो भी बना रहे हैं, अगर नीचे बना रहे हैं तो कोशिश करना है कि अगल बगल से पानी का रिसाव नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर इधर उधर। उसके लिए आप जो भी सीमेंटिंग कर सकते हैं, या तालपत्री साइड में बिछा के कर सकते हैं। ऐसा आपको जो भी तरीके का इसमें दिमाग लगाना ही होगा। ठीक है, तो ये तो साइलेज के रूप में था। तो साइलेज का मैंने जैसे एक यहाँ पे रखा हुआ है, ये है, ये वाला, हाँ ये है। आप लोग देख सकते हैं, जैसे 2 महीने तक आप रखेंगे और जैसे ही निकालेंगे तो देखेंगे कि जैसे अचार भी बनाते हैं कि अच्छा सा सुगंध आता है, ऐसे ही इसमें भी एक बहुत बढ़िया सुगंध आता है। जो एस्टोन का जैसे सुगंध होता है ना, ऐसे सुगंध एकदम फ्रूट टाइप का सुगंध होता है। अगर ऐसे सुगंध आ रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छे से बना हुआ है। और एक बार आप निकालेंगे, उसके बाद उसको जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि अगर नीचे बना रहे हैं 1 टन 2 टन या कुंटल में बना रहे हैं, तो एक बार निकाले फिर हवा होगा, फिर वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, 10-15 दिन में आपको ख़त्म करना पड़ेगा। इसीलिए उसी चीज़ को, कमी को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं, बैग आ रहा है। तो लगभग 50 kg का, 100 kg का या 500 kg का, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार से 1-2 दिन का रिक्वायरमेंट कितना है, तो उतने को खोल के आप खिला सकें। तो ये भी, इसके लिए भी कई जो फार्मर हैं वो लोगों ने फिलिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया हुआ है। आप जैसे नहीं बोल रहा हूँ कि हवा उसमें होना ही नहीं चाहिए, तो जो बोरी है वो एकदम, वो तो एयर टाइट होता है, ना पानी जा सकता है ना हवा जा सकता है, कुछ नहीं है उसमें पैक करने के लिए मशीन आता है आजकल, सीधा फिल करते हैं और उसके बाद उसको कहीं भी रख दीजिए 2 महीने तक, 2 महीने में अपने आप बन के तैयार हो जाएगा। और इसको आपको धीरे धीरे, हो सकता है जानवर शुरू में ना खाए, तो आपको धीरे धीरे आदत डालना पड़ेगा। तो 1 सप्ताह में वो खाना सीख जाएगा और खाने लग जाएगा। लेकिन आप लोग दिमाग में है यार, बकरी को पत्ती खिलाते हैं, बाहर भेजते हैं, ये सब कैसे खिलाते होंगे, लेकिन ये भी एक चारा ज़रूरी है। अगर इंटेंसिव फार्मिंग करेंगे तो ये खिलाना ज़रूरी है। और ये क्या होता है, जैसे हरा चारा जरूरी क्यों जरूरी होता है, क्योंकि उसके पेट में जो बैक्टीरिया होता है उसके लिए हरा चारा जरूरी रहता है। हरा चारा होगा तो वोलेटाइल फैटी एसिड होता है, इससे उनका हेल्थ अच्छा होता है। उनका हेल्थ अच्छा होगा तो बकरी का हेल्थ अच्छा होगा, इसलिए ज़रूरी रहता है हरा चारा। दूसरा है कि अगर दुधारू जानवर को देते हैं, अगर हरा चारा देंगे तो आप देखेंगे दूध में फैट, कई बोलते हैं कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अगर हरा चारा नहीं देंगे तो दूध में फैट, जो वसा घी है वो कम बनेगा। तो अगर हरा चारा देंगे तभी फैट ज़्यादा होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं अपने से। क्या आप कुछ नहीं मिलाएंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन क्या है, आप अगर मेज ले रहे हैं, जार मेज बाजरा से बना रहे हैं, आपको कोई चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में होता है। लेकिन अगर आपके पास ज्वार मेज बाजरा कम है और उसमें कोई दूसरा चीज़ मिला रहे हैं, ठीक है, तो उसका मॉइस्चर लेवल थोड़ा बढ़ भी जाएगा और जो शुगर की मात्रा कम हो जाएगा।
तो इसके लिए आपको मोलेसेस मिलाना पड़ेगा। मोलेसेस जो सीरा बोलते हैं ना, 5-10% वो मिलाना पड़ेगा अगर शुगर की मात्रा कम हो रहा है। अगर ज्वार में बाजरा नहीं ले रहे हैं तो आपको शुगर मिलाना पड़ेगा, मोलेसेस मिलाना पड़ेगा, कहने का मतलब है।